हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज हम थोड़े मिसेलेनियस टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे हम। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ग्रुप्स में मैंने जो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक सीट डाली थी दी कैटालिस्ट की, उसमें आयोनिक स्ट्रेंथ के जो एग्जांपल्स है वो, प्रेशर के जो एग्जांपल्स है वो आपको पढ़ना नहीं है। आयोनिक स्ट्रेंथ प्रेशर वाले एग्जांपल्स हो कुछ आपको नहीं आते, आपको तो वो प्रैक्टिस के लिए सिर्फ दी थी, उसमें आयोनिक स्ट्रेंथ वाले जो कंसेप्ट थे वो आपको पढ़ना नहीं है। दूसरी बात, सब मिसेलेनियस मतलब यहां पे जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें से कई ऐसे भी टॉपिक है जो आपको यहां पे रिवाइज करवा देता हूं। ये तो आपको ये जो जिंक और कॉपर मतलब ये गैल्वेनिक सेल है, वोल्टिक सेल, या तो इसको डेनियल सेल्स पर्टिकुलर कहा जाता है, उसमें याद रखिएगा। जनरली नॉर्मल कंडीशन में ये क्या होता है, जिंक में से Zn2+ बनता है, इसका ZnSO4 का जो सॉल्यूशन रहेगा, इसमें Cu2+ है, उसमें से Cu बनेगा, Cu2+ में से CuSO4 का सॉल्यूशन, आपको पता है CuSO4 का सॉल्यूशन है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में ये जो होता है, इसकी रिएक्शन भी आपको पता ही है, एनोड कैथोड की रिएक्शन। एनोड की जो रिएक्शन है जिंक सॉलिड, उसमें से Zn2+ बनेगा एक्वियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। कैथोड में आपको पता ही है Cu2+ एक्वियस में से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये Cu सॉलिड बनेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये आपको पता ही है, और इसकी सेल रिएक्शन भी आपको आती ही है, ठीक है। अब मान लो मैं इसमें एक्सटर्नल सोर्स, यहां पे कोई मैं एक्सटर्नल मतलब ये बैटरी में अटैच कर रहा हूं, यहां पे मान लो बैटरी अटैच कर दी, ठीक है, यहां पे मान लो मैंने बैटरी अटैच कर दी इसमें। अब आपको पता ही है बैटरी में से ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ से आएंगे, और ये बैटरी का जो वोल्ट है एक्सटर्नल, ये जो बैटरी है एक्सटर्नल हम जो वोल्ट दे रहे हैं, मान लो जो डेनियल सेल का वोल्ट है 1.1 जो है वो डेनियल सेल का वोल्ट रहेगा, उससे मान लो एक्सटर्नल जो आप पोटेंशियल दे रहे हो वो लेस देन 1.1 है। सो इससे डेनियल सेल को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, जो भी इसमें आ रहा है, जो भी रिएक्शन हो रही है वही रिएक्शन होगी। मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से इस तरफ जाएंगे, मतलब एनोड से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है एनोड से कैथोड ही जाएगा। फिर से, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो एनोड से कैथोड ही जाएगा। यदि करंट की डायरेक्शन पूछी जाए, आपको याद रखिएगा करंट की डायरेक्शन, करंट को मैं आई लिख देता हूं, आई मतलब करंट, करंट की डायरेक्शन आपको पता है कैथोड से एनोड, जो भी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है उसकी ऑपोजिट करंट की डायरेक्शन होती है। सो एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, कैथोड से एनोड करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। जब एक्सटर्नल सोर्स यदि 1.1 वोल्ट से कम है तब यह पॉसिबल है। चलो दूसरी बात, मान लो आपने एक्सटर्नल सोर्स देख लीजिएगा सेकंड में, यहां पे सपोज ये नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है, मगर आपने एक्सटर्नल सोर्स यहां पे ऐसी बैटरी अटैच कर दी जिसका जो वोल्टेज है, इसका एक्सटर्नल सोर्स जो है इसका जो वोल्टेज है वो 1.1 वोल्ट है, एग्जैक्ट 1.1 वोल्ट। अब आपको तो पता ही है यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें से आएंगे, यहां से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहां से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। सो दोनों सोर्स जो सेम है, एक्सटर्नल में याद कीजिएगा यहां पे नेगेटिव से पॉजिटिव साइड यहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो जाता है, मगर जितना वोल्टेज यहां से आ रहा है, यहां से कितना आ रहा है 1.1 वोल्ट, यहां से भी कितना आ रहा है 1.1 वोल्ट, दोनों वोल्टेज सेम हो रहे हैं। सो यहां पे कोई रिएक्शन होगी नहीं, इसका जो पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगा, मगर मतलब ये जो सेल है वो स्टॉप हो जाएगा, ये सेल में कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। जब एक्सटर्नल सोर्स आपने डेनियल सेल जो है जिसका जितना पोटेंशियल है 1.1, उतना ही आपने एक्सटर्नल सोर्स पे इसे दे दिया, फिर यह रिएक्शन होगी ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है रिएक्शन, ठीक है। तीसरी बात, मान लो आपने यहां पे इसमें तो आपको पता ही है जिंक है, ये कॉपर का रोड है, यहां पे इसमें ZnSO4 मतलब Zn2+ लेना है, यहां पे Cu2+ लेना है। मान लो एक्सटर्नल सोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल सोर्स आपने बाहर से बैटरी यहां पे जोड़ दी है, और इसका जो वोल्टेज है, ये बैटरी का जो वोल्टेज है ये एक्सटर्नल, वो ग्रेटर देन 1.1 मतलब डेनियल सेल से ज्यादा यदि आपने रख दिया,
फिर क्या होगा, इसका वोल्टेज इतना पावरफुल हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैथोड से एनोड तरफ आएगा और इसका जो करंट है, करंट की डायरेक्शन है वो एनोड से कैथोड, मतलब ये टोटली रिवर्स हो जाएगा टोटली। अब तक क्या कर रहे थे, जिंक में से Zn2+ बना रहे हैं, यहां पे उल्टा हो जाएगा, Zn2+ में से Zn बनेगा और यहां पे कॉपर में से कॉपर 2, मतलब जो भी हमने आगे डेनियल सेल में पढ़ा था, एनोड की रिएक्शन जो थी ना, एनोड की रिएक्शन में याद कीजिएगा, नॉर्मल जो कंडीशन है उसमें जिंक में से Zn2+ बन रहा था, मगर यहां पे क्या हो जाएगा, जिंक में से Zn2+ में से जिंक बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये जो एनोड है ना, अब ये क्या बन जाएगा, एनोड जो है वो अब एनोड नहीं रहेगा, ये कैथोड बन जाएगा, और जो कैथोड है वो एनोड बन जाएगा। मगर मतलब यहां पे जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Cu2+ में कन्वर्ट होगा, टोटली रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। सो फिर से डेनियल सेल का जितना पोटेंशियल है 1.1 वोल्ट, उससे यदि कम एक्सटर्नल आपने ज्वाइंट किया कुछ नहीं होगा। जितना डेनियल सेल का है उतना ही आपने यदि उसमें बाहर से आपने मान लो वोल्टेज दिया, फिर क्या होगा, सेल स्टॉप हो जाएगा, सेल में रिएक्शन ही नहीं होगी। यदि एक्सटर्नल सोर्स आपने डेनियल सेल का जो भी पोटेंशियल से उससे बढ़ा दिया, फिर रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। मतलब जो एनोड था वो कैथोड हो जाएगा, कैथोड था वो एनोड, मतलब यहां पे कैथोड है ना, कैथोड कन्वर्ट टू एनोड, एनोड हो जाएगा, और एनोड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कैथोड में। मतलब जो भी रिएक्शन कैथोड पे हो रही थी वो एनोड की हो जाएगी, एनोड पे हो रही थी वो कैथोड की हो जाएगी। सो यहां पे टोटल रिएक्शन चेंज हो जाएगी। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था उसका रिडक्शन हो जाएगा, जिसका रिडक्शन हो रहा था उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आपको ये नॉर्मल सेल में ये भी पूछा जा सकता है, देख लीजिएगा यहाँ पे फिर से, इसमें यदि ये नॉर्मल सेल है, मान लो एक्सटर्नल सोर्स जोड़ा नहीं किया है, आपको इलेक्ट्रॉन का फ्लो है पूछा जाए, आउटर सर्किट में, आउटर जो सर्किट है इसमें एनोड से कैथोड जाता है, और इनर जो सर्किट है ये इंटरनल जो है, इंटरनल में जो भी करंट पास होता है वो आयन से पास होता है। आपको पूछा जाए भैया करंट, और करंट नहीं मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यदि पूछा जाए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड तरफ जाते हैं, मगर सॉल्यूशन में, जो भी सॉल्यूशन में है इलेक्ट्रॉन नहीं वहां पे है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता, उसमें आयंस का फ्लो होता है। आयन के हिसाब से यहाँ पे मतलब केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, ठीक है। सो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिएगा, कई बार ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूरे ध्यान से समझिएगा, दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है सबसे पहले देखिएगा। कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर दी फॉलोइंग रिएक्शन, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ये रिएक्शन भी दे रखी है। डेल्टा जी नोट का मतलब आपको पता है -NF E नॉट सेल, डेल्टा जी नोट का मीनिंग है -NF E नॉट सेल। अब यहां पे n कितना रखा जाए, सो यहां पे इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का चेंज जो है 2, जिंक में से Zn2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, सो n = 2। F आपको बताइए 96500 ई नोट सेल, यहां पे जो भी ये डेनियल सेल है इसलिए इसका 1.1 रहेगा। याद कीजिएगा इसका ई नोट सेल तो वोल्ट में आ रहा है, फेराडे है वो तो कुलोम में होता है। सो कुलोम इंटू वोल्ट को जूल कहा जाता है, कुलोम इंटू वोल्ट को क्या कहा जाता है, जूल। फेराडे का पूरा ये आपको पता है कुलोम इंटू मॉल इनवर्स होता है, ये जो रहता है वोल्ट। सो कुलोम इंटू वोल्ट = जूल, याद रखिएगा कुलोम इंटू वोल्ट को जूल कहा जाता है। फिर से ये जो क्वेश्चन है उसको ऐसे सॉल्व किया जाता है, मगर यहां पे ध्यान से देखिएगा ये कंसेप्ट जो है पूरा का पूरा डिफरेंट ही है। इसका सॉल्यूशन देखिएगा, इसमें क्या करना है, यहां पे कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर दी फॉलोइंग रिएक्शन व्हेन वी पास्ड 0.82 फेराडे, आपको फिक्स कहा गया है, यहां पे कुछ नहीं कहा गया, कुछ नहीं कहा गया, तब आपको इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है मतलब फेराडे जो है
वो 2 फेराडे ही लेना है क्योंकि 1 मोल के लिए। मगर यहां पे ऐसा नहीं कि यहां पे आपको यह फिक्स कर दिया है कि 0.82 ही लेना है। सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब यहां पे n की जगह पे हम ये रिएक्शन को देख के 2 नहीं ले सकते, इसलिए 2 नहीं ले सकते क्योंकि आपको थोड़ी ना कहा गया है कि ये फॉलोइंग रिएक्शन में जो भी जितने भी चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का वही ले रहा है, इसमें कुछ नहीं कहा गया। फिर क्या करना है हमें, n इज इक्वल टू 2 लेना। यहां पे फिक्स कहा गया है कि यहां पे फेराडे जो है वो 8.2 ही लेना है, 8.2 ही लेना है। सो यहां पे आपको n की जगह पे 8.2 ही रखना होगा, F96500, और ये डेनियल सेल है इसलिए 1.1। कोलोम्ब इंटू वोल्ट को जूल कहा जाता है, वो तो आपको पता ही होगा। सो यदि आपको ऐसा कहा गया कि V पास्ट 0.82 फेराडे, तब आपको n की जगह पे 0.82 फेराडे रखना है, n की जगह पे 2 नहीं रखना है। मगर कुछ नहीं कहा गया कि कितने फेराडे पास करने हैं, तब आपको n इज इक्वल टू 2 लेना है। आई बात समझ में? सो यहां पे ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहां पे इसके बाद चलो आपने कप्पा मतलब ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पढ़ ही ली है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू J मल्टीप्लाई L अपॉन ए, और L अपॉन ए को याद कीजिएगा सेल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट। और ये सेल कांस्टेंट का सिंबल याद रखिएगा, G स्टार भी कहा जाता है। वेर G स्टार इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट मतलब L अपॉन ए। सेल कांस्टेंट जो है वो L अपॉन ए। फिर से कप्पा इज इक्वल टू जी, याद कीजिएगा KGC, मैंने ट्रिक भी दी थी KGC। सो कप्पा इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई L अपॉन ए। L अपॉन ए को सेल कांस्टेंट कहा जाता है, और सेल कांस्टेंट का जो सिंबल है आपको G स्टार कहा जाता है। और G स्टार जो है वो क्या होगा, L अपॉन ए, मतलब वो सेल कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। सो ये सिंबल याद रखिएगा सेल कांस्टेंट का, G स्टार जो है उसका सिंबल है। दूसरी बात यहां पे आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट मतलब ये G स्टार हमने फाइंड कर लिया, उसके बाद सॉल्यूशन का G स्टार सेल कांस्टेंट तो फाइंड कर लिया, उसके बाद सॉल्यूशन में जो भी यहां पे रेजिस्टेंस है उसको यदि डिटरमाइन करना है, फिर आपको व्हिस्टन ब्रिज की जरूरत होगी। और व्हिस्टन ब्रिज में आपको पता ही है, यहां पे इसका जो R2 मान लो, ये जो है हमें R2 फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर सकते हैं? उसके पास वाले दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उसके सामने जो है उसका डिटर्मिनेशन। सो हम व्हिस्टन ब्रिज से, आपने फिजिक्स तो मेरे से आपको ज्यादा ही आती होगी, व्हिस्टन ब्रिज के बारे में आपको पता ही होगा कि व्हिस्टन ब्रिज में से ये जो है R2 कैसे फाइंड किया जाता है। सो व्हिस्टन ब्रिज के हिसाब से हम जो सेल है, सेल का हम रेजिस्टेंस नाप सकते हैं। रेजिस्टेंस से आपको पता ही है 1/r करके उसकी कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी से हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये व्हिस्टन ब्रिज जो है, व्हिस्टन ब्रिज से आपको ये पता ही होगा, इसके पास वाले दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उसके सामने का डिनोमिनेटर में लिखना है R1 इंटू R4 अपॉन R3। व्हिस्टन ब्रिज से कोई भी सेल जो है उसका रेजिस्टेंस नापा जाता है, रेजिस्टेंस डिटरमाइन किया जाता है, और रेजिस्टेंस से आपको पता ही होगा 1/r करके आप कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हो, और कंडक्टिविटी से हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तक जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, चलो G इज इक्वल टू आपको पता ही होगा, कप्पा इज मल्टीप्लाई A अपॉन L। G का इक्वेशन तो आपको पता ही है। G जो है कहां से आता है भैया? G 1/r से आता है। 1/r इसको रो L अपॉन A लिख सकते हैं। 1/रो को कप्पा मल्टीप्लाई A को ऊपर जाने दीजिएगा, L यहां पे। सो यहां पे G जो मतलब कंडक्टिविटी है उसका इक्वेशन ये है, ठीक है। जैसे कोई भी रोड की कंडक्टिविटी होती है, मतलब कोई भी यहां पे मान लो ये मेटल है, ये रोड है, इसकी कोई भी कंडक्टिविटी होती है, वैसे ही सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होती है। और सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को याद कीजिएगा, सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को हम मोलर कंडक्टिविटी कहते थे। सो मोलर कंडक्टिविटी में यहां पे कप्पा मल्टीप्लाई ए, वो ही इक्वेशन रहेगा, चाहे वो रोड हो चाहे वो मोलर कंडक्टिविटी हो, वो ही इक्वेशन रहेगा। सो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई, यदि
दोनों जो सेल है, दो सेल में दोनों जो इलेक्ट्रोड है उसके बीच में डिस्टेंस मान लो L इज इक्वल टू 1 है, तब उसका जो एरिया होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर, एरिया का जो इक्वेशन है वो तो आपको पता ही होता है, एरिया का इक्वेशन पाई आर स्क्वायर, एरिया का इक्वेशन क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर जो है, कोई भी एरिया है, कोई भी रोड हो, उसका इक्वेशन रहता है एरिया का। मगर यहां पे यदि लेंथ 1 मीटर है या तो 1 सेंटीमीटर है, आपने यूनिट ले ली कोई, तब उसका जो एरिया है उसको वॉल्यूम कहा जाता है, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग 1 मोल, जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट उसमें रखा गया है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रखा गया है, तब एरिया को हम वॉल्यूम कहते हैं। सो मोलर कंडक्टिविटी का जो ये न्यू इक्वेशन है कप्पा मल्टीप्लाई वॉल्यूम, ये आ सकता है। सो कभी आपको वॉल्यूम दे दे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दे दे, तब आप लिम्बडा एम भी फाइंड कर सकते हो इस इक्वेशन से, ठीक है। चलो ये भी, ये सब आपको आफ्टर लेक्चर लिख लेना है भैया, कंप्लीट ही लिख लेना है ये। अब ये इंपॉर्टेंस फॉर एक्वियस NaCl, आपको मैं ये बता दूं, एक्वियस NaCl हमारी एनसीईआरटी जो है उसमें ये कंसेप्ट दिया गया है एक्वियस NaCl का। आपको पता है डाइल्यूट NaCl होता है ना, डाइल्यूट, यदि आपको डाइल्यूट वर्ड यूज किया जाए ना, तब आपको एनोड कैथोड पे क्या करना है, एक्वियस कहा जाए तब क्या करना है। हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में आपको 2 ही सेल दिए गए हैं, सबसे पहले देख लीजिएगा। चलो एक काम करता हूं मैं, यहां पे ये देखिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं आपको, तो मोल्टन NaCl, इसके इलेक्ट्रोलिसिस से क्या मिलेगा एनोड पे और कैथोड पे, ये तो अच्छी तरह से पता ही होगा। ध्यान रखिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं, अच्छी तरह से देखिएगा। यहां पे हमने बैटरी जोड़ी है, मोल्टन NaCl में Na+ और Cl- के अलावा कुछ नहीं होता, सो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। Na+ यहां पे जाएगा, Cl मत, इसका मीनिंग ये हुआ कि कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट होगा, एनोड पे क्लोरीन गैस डिपॉजिट लिबरेट होगा। मगर एनसीईआरटी में NaCl के 2 ही कंसेप्ट है, दूसरा कंसेप्ट दिया रखा है एक्वियस NaCl का, एक्वियस NaCl ऐसा लिखा हुआ है। अब उसमें एक्वियस में तो आपको पता है भैया, डाइल्यूट है वो भी एक्वियस कहा जाता है, कॉन्सनट्रेटेड NaCl है वो भी एक्वियस कहा जाता है, दोनों एक्वियस है। मगर यहां पे हमारे एनसीईआरटी में जो एक्वियस का मीनिंग लिया है वो कॉन्सनट्रेटेड NaCl का लिया है। सो यहां पे याद रखिएगा, जब एक्वियस NaCl का आपको पूछा जाए, फिर से बता दूं, एक्वियस NaOH में तो, सॉरी एक्वियस NaCl में तो 2 पॉसिबिलिटी है, डाइल्यूट NaCl भी एक्वियस NaCl है, कॉन्सनट्रेटेड NaCl है वो भी एक्वियस NaCl है। मगर यहां पे हमारी एनसीईआरटी में जो एक्वियस NaCl है उसका जो यहां पे लिया गया है मीनिंग, वो कॉन्सनट्रेटेड NaCl लिखा गया है। सो कॉन्सनट्रेटेड NaCl में याद कीजिएगा, कॉन्सनट्रेटेड NaCl में हम कुछ इस तरीके से, चलो यहां पे वाटर को 2H+ ये भी लिख सकते हो, या तो हम H+ OH- लिख सकते हैं। देखिएगा यहां पे दोनों पॉजिटिव में से इसका सेल पोटेंशियल, हाफ सेल पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए यहां पे ये डिपॉजिट होगा। इसमें याद कीजिएगा Cl- डिपॉजिट हो रहा है, कॉन्सनट्रेटेड NaCl है तब। सो रिएक्शन मास में क्या बनेगा, Na+ OH-, सो रिएक्शन मास में NaOH बनेगा, रिमेनिंग जो पोर्शन रहेगा वो NaOH का, मतलब सॉल्यूशन जो है बेसिक बनेगा। यहां पे होगा Cl2 डिपॉजिट, यहां पे होगा 1/2 H2, या तो हम दोनों को H2Cl2 ही लिखेंगे। यहां पे Cl2 लिबरेट होगा, यहां पे H2 लिबरेट होगा। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, एनोड पे क्लोरीन गैस। जब एक्वियस NaCl, आपको एक्वियस वर्ड लिखा गया ना, तब एनसीईआरटी को ही फॉलो कीजिएगा। एनसीईआरटी में एक्वियस NaCl का मीनिंग लिया है कॉन्सनट्रेटेड NaCl। सो आपको उसके हिसाब से आपको ये एनोड पे क्या मिलेगा, कैथोड के पे क्या मिलेगा, और रिएक्शन मास में कौन सा रिमेनिंग जो पोर्शन है वो NaOH का रहेगा क्या KOH का रहेगा, वो लिखना है आपको। आई बात समझ में। सो आप ये सब एक बार पॉज करके आपको लिख लेना है, ठीक है। दूसरी बात, आपको ये तो पता ही होगा, नॉर्मालिटी इज इक्वल टू मोल XM, वेर X इज इक्वल टू उसकी वैलेंसी।
मान लो NaCl है, तब NaCl में तो x क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। सपोज H2SO4 है, तब H2SO4 में x इजिकल उसकी वैलेंसी क्या रहेगी, 2 रहेगी। सो यदि आपको देख लीजिएगा मोलर कंडक्टिविटी उसका तो आपको पता ही है, कप्पा अपॉन C मल्टीप्लाई 1000 सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स जब रहता है तब की बात है। अब मोलर कंडक्टिविटी है, तब यहां पे कंसंट्रेशन में आपको मोलारिटी लेनी है। मगर यदि यहां पे इक्विवेलेंट, ये मोलर कंडक्टिविटी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको मान लो पूछी गई, तब आपको कप्पा अपॉन C की जगह पे n लेना है मल्टीप्लाई 1000, और n की जगह पे आप, ये x नहीं है भैया, ये k है, कप्पा है k, ये जो है वो x नहीं है, ये क्या है, कप्पा है। सो xm मल्टीप्लाई 1000। सो यहां पे x रखना है आपको, क्या रखना है भैया, x रखना है। आई बात समझ में? इसलिए ये करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं कि एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, देख लीजिएगा, अच्छी तरह से देखिएगा। उसमें इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2, H2SO4, NaCl, ये सबकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी थी। देन कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ CaSO4। देखिएगा, दी गई है मोलर कंडक्टिविटी और पूछी गई है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यहां पे भैया बहुत आपको कंसंट्रेशन रखना जरूरी है। दी गई है मोलर कंडक्टिविटी और पूछा गया है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम सल्फेट। देखिएगा इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले पॉज करके लिख लीजिएगा। कैल्शियम सल्फेट की बात करें, चलो इसका सॉल्यूशन हमें करना है। और इसकी कैल्शियम सल्फेट जो है, कैल्शियम सल्फेट, उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछी गई है। मगर सबसे पहले हम एक काम कर दें, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बाद में लिखेंगे, सबसे पहले हम मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर लेते हैं। चलो लेमड़ा m नॉट CaSO4, सबसे पहले तो हमें इक्वेशन लिखना आना चाहिए। कैल्शियम जिसमें है वो है CaCl2 प्लस SO4 जिसमें है वो है H2SO4। जो भी हमें चाहिए, कैल्शियम चाहिए वो CaCl2 में है, SO4 चाहिए वो H2SO4, जो नहीं चाहिए वो HCl है। जो भी नहीं चाहिए हमें उसको निकाल दीजिएगा। मगर यहां पे अच्छी तरह से देखिएगा, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सो 2HCl को निकालना होगा। सो यहां पे CaSO4 की मोलर कंडक्टिविटी जो है वो λ1 प्लस λ2 माइनस 2λ3 आएगी, -2λ3 आएगी। मगर ये जो है वो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaSO4, ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। मगर आपको मोलर कंडक्टिविटी थोड़ी ना पूछी गई है, आपको तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछी गई है। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का इक्वेशन क्या रहेगा, देखिएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा अपॉन n मल्टीप्लाई 1000। मतलब कप्पा अपॉन n की जगह पे हम xm। सबसे पहले आपको ये मोलरिटी और नॉर्मलिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो पता होना चाहिए। मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी इज इक्वल टू xm, वेयर x इज इक्वल टू उसकी वैलेंसी। x मतलब उसकी वैलेंसी रखनी है। कहीं nm लिखते हैं, कहीं xm लिखते हैं। x का मतलब याद रखिएगा वैलेंसी। अब चलो मैं यहां पे नॉर्मलिटी की जगह पे xm लिख देता हूं। ये क्या है, xm लिखा है मैंने, ठीक है। अब x कितने होता है, यहां पे CaSO4 कैल्शियम 2 प्लस होता है, सो कैल्शियम 2 प्लस होता है, सो आपको x कितना लेना है, 2 लेना है। सो यहां पे देख लीजिएगा, कप्पा अपॉन m 1/2 मल्टीप्लाई 1000। अब ये तो क्या है भैया, इसको तो हम लेमड़ा m लिख सकते हैं। ये जो है ये क्या है, लेमड़ा m। मतलब मोलर कंडक्टिविटी को आप हाफ से डिवाइड करना होगा। सो यहां पे आपको यदि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ CaSO4 लेनी है, तब जो भी ये मोलर कंडक्टिविटी आ रही है, जो भी ये मोलर कंडक्टिविटी है, उसको आपको 2 से डिवाइड करना होगा, मतलब उसकी वैलेंसी से डिवाइड करना होगा। सो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ये वाला रहेगा, लेमड़ा, सॉरी यह थोड़ी ना रहेगा, λ1 प्लस λ2 नॉट माइनस 2λ3 नॉट अपॉन 2, ये रहेगा इसका सही आंसर। आई बात समझ में? सो यहां पे कई बार दी जाती है मोलर कंडक्टिविटी, पूछी जाती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी।
सो आपको ये कौन सी कंडक्टिविटी फाइंड करनी है वो आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समझ में आया होगा। यदि दूसरी बात, एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया, देख लीजिएगा क्वेश्चन, विच सॉल्यूशन रिमेनिंग कांस्टेंट, विच सॉल्यूशन रिमेनिंग कांस्टेंट या तो न्यूट्रल आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। देख लीजिएगा फिर से, ऐसा पूछा गया था कौन सा जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल रहेगा आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस के बाद कौन सा सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल रहेगा। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था। CuSO4 ऑप्शन ए दे रखा था, दूसरा दे रखा था कैल्शियम, दूसरा दे रखा था K2SO4, ऐसा कुछ दे रखा था, C दे रखा था AgNO3 और D ऐसा दे रखा था aqueous NaCl। अब aqueous NaCl का तो मैंने आपको बता ही दिया है, aqueous NaCl का तो थोड़ी देर पहले ही इलेक्ट्रोलिसिस किया था। चलो CuSO4 इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं aqueous सॉल्यूशन का। उसमें याद कीजिएगा, मान लो यहां पे रोड किसके रखने हैं, जो भी रोड फर्स्ट में रखेंगे वो ही रोड सब में रखना है। चलो हम दोनों प्लेटिनम के ही रोड रखते हैं, मान लो प्लेटिनम के दोनों रोड है। CuSO4 में Cu2+ होता है, SO4 2- होता है, और वाटर आपको पता ही है 2H+ और O2- रहता है, ठीक है। एक्वियस सॉल्यूशन है, आपको कहा नहीं गया फिर भी आपको एक्वियस सॉल्यूशन ही लेना है। विच सॉल्यूशन मतलब ये CuSO4 वैसे तो सॉलिड होता है, उसका तो सॉल्यूशन मतलब वाटर में ही बनाया जाता है। अब ये दोनों पॉजिटिव में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका तो 0 है ना, इसका तो 0.34 रिडक्शन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो यहां पे अटैच होगा, ये दोनों में से ऑक्सीजन लिबरेट होगा। इसमें बचा कौन, H+ और SO4-, मतलब H2SO4 जनरेट हुआ और ये सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक। ये न्यूट्रल नहीं रहेगा, हमें तो पूछा गया रिमेनिंग न्यूट्रल नहीं रहेगा, ये तो एसिडिक बनेगा। H2SO4 जनरेट हो रहा है, इसमें एसिडिटी जनरेट हो रही है, सो ये न्यूट्रल मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा। चलो मैं एक काम करता हूं, थर्ड ऑप्शन पे ले लेता हूं, AgNO3 को लेता हूं मैं। AgNO3 के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए आपको, देख लीजिएगा यहां पे। चलो यहां पे मान लो दोनों प्लेटिनम के रोड रखे हैं, AgNO3 में Ag+1 NO3-1, इसमें वाटर में पता ही है आपको H+ एंड O2- रहता है। चलो ये जो है ना, ये भैया ये तो आपको पता ही होगा, H+ और Ag में से इसका +0.80 है, इसका 0 दोनों में से रिडक्शन वैल्यू इसकी है, जिसकी रिडक्शन वैल्यू हाई होगी वो कैथोड पे डिपॉजिट होगा। इसमें NO3 और ऑक्साइड में से ऑक्सीजन यहां पे डिपॉजिट होगा। सो H+ और NO3- मतलब यहां पे HNO3 जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है, HNO3 जनरेट हो रहा है, मतलब एसिडिक। ये सॉल्यूशन भी एसिडिक बन रहा है, ये सॉल्यूशन भैया न्यूट्रल नहीं बन रहा है, ये भी एसिडिक बन रहा है। अब मैं बात करूं K2SO4 की, वो एक्वियस NaCl आज के लेक्चर में पहले हमने देखा। ये लेक्चर में हमने क्या देखा, NaCl यदि एक्वियस है ना तब NaOH का सॉल्यूशन बनता है। देख लीजिएगा, थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था। चलो अब हम K2SO4 की बात करते हैं। K2SO4 सबसे पहले जो ये है, यहां पे देख लीजिएगा, सबसे पहले हमारे पास ये जो है वो एनोड है, ये जो है वो कैथोड है। K2SO4 इसमें रखना हमें। सो K2SO4 में K+ होता है, SO4 2- होता है, 2H+ होगा और O2- होगा। अब यहां पे K+ और H+, आपको ये तो पता ही होगा पोटेशियम है भैया, इसका तो -2.93 ये इसका वोल्टेज रहता है, रिडक्शन वोल्टेज, इसका तो 0। इसके कंपैरिजन में इसकी तो हाई रिडक्शन पोटेंशियल है। माइनस वाला थोड़ी ना वहां पे डिपॉजिट होगा, ये डिपॉजिट होगा, ये लिबरेट होगा, ये दोनों में से तो ये डिपॉजिट होगा। सो इसमें K2SO4 का K2SO4 ही रहेगा। और ये तो सोल्ट है ना, ये तो सोल्ट है, और ये सोल्ट तो न्यूट्रल सोल्ट है, ये तो सोल्ट है, न्यूट्रल है। सो यहां पे जो न्यूट्रल
जो रिमेनिंग रहेगा मतलब न्यूट्रल ही रहेगा वो K2SO4 रहेगा। आई बात समझ में। विच सॉल्यूशन या तो विच एक्वियस सॉल्यूशन, ऐसा पूरा लिखिएगा, विच एक्वियस सॉल्यूशन रिमेनिंग न्यूट्रल आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। सो यहाँ पे K2SO4 जो है वो न्यूट्रल ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। आई बात समझ में। सो फ्रेंड्स इसको एक बार लिख लीजिएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब आपको आई होप कि पूरा समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी दिक्कत है मुझे कोई बात नहीं, मैसेज कीजिएगा, जब भी मैं फ्री होऊंगा तब आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन के आंसर दे दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करने जा रहे हो केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सॉलिड स्टेट मतलब फिजिकल केमिस्ट्री भी हम पढ़ने वाले हैं अभी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट केमिकल काइनेटिक्स में। जय श्री कृष्ण, जय सोनाट, जय हिंद।